Dr. Siddharth is a clinician by degree, but a trader, investor, and financial guide by passion. He's having 10 years of experience of share market and 5 years of active trading. Dr. Siddharth is an AMFI registered mutual fund distributor helping people create wealth for their future. Needless to mention, he works in close association with the clients, understanding their needs and providing the best solution for wealth creation and risk management. His goal is to help his clients understand all the assets available in the market and stopping them from investing in bad schemes or scams or frauds. Of course, being a psychiatrist on top of all this helps his cause. So without much ado, let's quickly call upon Dr. Siddharth Singh Rathod. He's my senior, so of course medical seniors are pronounced as boss. Boss, over to you, and looking forward to learn a lot from you. Pradyumn, I am audible? Yes, you are loud and clear, and over to you. हाँ, तो जय श्री महाकाल दोस्तों. So Pradyumn, the holistic approach to the health. We have covered almost everything. We started from the spiritual health and now covering various aspects of the health. Now we are at the financial health. और financial health एक और ignored part है health का. मैं आप सभी से जो भी अभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है. आप सिर्फ यस एंड नो में चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दें. वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट्स. यस, मिक्स बैग. कितने लोगों ने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है? कितने लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रखी है? एंड रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं होती है. रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी फर्स्ट सैलरी से स्टार्ट हो जाती है. तो उसके रिगार्डिंग यस एंड नो भेजें. कितने लोगों ने अपनी विल बना रखी है? और कितने लोगों को अपना मंथली बजट पता होता है कि उनके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं? बहुत लोगों को लगता है कि उनके मंथली बजट रेंट ले रहा है या एजुकेशन ले रही है, पर दिस इज योर मिस्टेक. मैंने अपना मंथली बजट चेक किया तो लास्ट मंथ का मेरा सबसे मेजर एक्सपेंस मेरा कोई एजुकेशन, मैंने कोई कोर्स किया होगा उस पे था, और उससे पहले मैंने कोई प्रीमियम पे किया था उस पे था. तो आपको नहीं पता है कि आपका मंथली बजट में सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सी चीज ले रही है. सो स्टार्टिंग द टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी नॉलेज हमें बहुत बहुत कम है, जीरो है. होता क्या है, जैसे अभी एक ग्रुप में जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनकी सैलरी 25,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख कितनी भी हो सकती है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो 25,000 जिसकी सैलरी मंथली है, उसको लगता है कि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा, कहाँ निवेश करेगा, क्या प्लान करेगा. और जिसकी सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है या बिजनेस में है, तो उसको लगता है उसको इसकी जरूरत ही कहाँ है. पर ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंडिविजुअलाइज्ड होती है. 25 साल के व्यक्ति के लिए और 55 साल के व्यक्ति के लिए भी अलग होगी. जिसकी सैलरी 25,000 है उसके लिए अलग होगी, जिसकी 2.5 लाख है उसके लिए भी अलग होगी. कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए अलग होगी, और कोई जॉब कर रहा है उसके लिए अलग होगी. अब आपसे कुछ सवाल और करूंगा, इसका जवाब आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपने माइंड में आप इसको खुद से पूछ सकते हैं. आपके पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन कराई, तो ये बताइए कि वो आपकी हायर एजुकेशन का खर्चा कहाँ से आया. ये जब आपकी शादी हुई थी, तो शादी एक बहुत बजट टेकिंग डिसीजन होता है, लाइफ मोमेंट होता है, तो उसका एक्सपेंस कहाँ से आया था. अभी कोविड सबने देखा. कोविड में किसी ना किसी, हर मेरे को लगता है हर फैमिली मेंबर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई होगी फैमिली में. अगर किसी भी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा था, तो उस मेडिकल इमरजेंसी का बिल कैसे पे हुआ. अनफॉर्चुनेटली अगर किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हुई है फैमिली में, तो आज जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं. आप रिटायरमेंट एज की तरफ हैं अगर, तो आप क्या सोचते हैं कि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से की है? आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं कि आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं आगे अपनी रिटायरमेंट एज के लिए? यही सबको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बहुत क्लियर रहूंगा, सिंपल रहूंगा, टाइम बहुत कम है. अगर मेरी स्पीड जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सॉरी उसके लिए. अगर कोई चीज मुझसे पूछनी हो तो प्लीज आप अलग से पूछ लीजिएगा. प्रद्युम्न को मैं बोलूंगा कि वो मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम मिल पाएगा. मैं अपना डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ.
कि यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय उससे बहुत अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इस पूरी टॉक में मैं कोई स्टॉक टिप, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम, कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं देने वाला हूँ, ना समझाने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा टॉक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए रखा गया है। तो स्टार्ट करें, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि कोसों दूर रहें स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से भी, इन्वेस्टिंग से भी। देखिए मार्केट बुल रन में है, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ भाग रहा है। मेबी मुझे पता है बहुत लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट होगा, इन्वेस्टिंग कर रखी होगी, सब ग्रीन में दिख रहा होगा। पर इतना ईज़ी स्टॉक मार्केट है नहीं, आपका एक गलत डिसीज़न आपका सारा कैपिटल गायब कर देगा, ठीक है? देखिए क्या है स्टॉक मार्केट का नॉलेज या स्टॉक मार्केट इन इटसेल्फ एक साइंस, मैथ और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। उसको समझना इतना आसान नहीं है। मैं भी सालों से सीख ही रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ और गलतियों से सीख रहा हूँ, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट कहते हैं फीस लेता है। वो फीस कैसे लेता है? वो आपको नुकसान कराता है और आपको सिखाता है। तो मेरी सीख से आप ये सीखिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आता तो अवॉइड करिए। आपने अपनी हायर एजुकेशन करी है, आपने डॉक्टर, सीए, आप अलग-अलग फील्ड में हो, साइकोलॉजी में है, कोई किसी में है, आपने कुछ पढ़ा है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट तब जाके आप अपनी फील्ड का कुछ काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आप एमटेक हो सकते हैं, बीटेक, बायोटेक हो सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के बाद पर स्टॉक मार्केट में आप ऐसे ही कूद जाते हैं और अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो पैसा बना नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कभी भी किसी रैंडम यूट्यूबर से, फ्रेंड से, फैमिली से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या टिप ना लें। उनसे ना सीखें। कारण क्या है कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो आप ब्लेम किसी को नहीं कर पाएँगे, आप खुद ही ब्लेम रहेंगे उसके लिए। क्योंकि आपका पैसा है, आपका नफ़ा, आपका नुकसान। यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीवन एल्स। सोशल मीडिया पे आने वाली टिप्स, सोशल मीडिया पे आने वाली ट्रिक्स, इनसे आप दूर रहें। ये रैंडम टिप, ये रैंडम ट्रिक्स, ये यूट्यूब पे व्यूज़ लेने का तरीका हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो चीज़ आप पे लागू हो। ये सब लोगों के लिए बहुत इंडिविजुअलाइज़ होता है, मैंने बोला आपको। तो उस पे दिखाई हुई चीज़ आप पे सेट बैठे, ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सबके लिए खराब है। तो जितना दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता रहूँगा एक हाइपोथेटिकल पर्सन के नाम से, कैलाश के नाम से। मेरा कैलाश दोस्त है, उसने एक इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल फ़ॉलो करता था, उसके उसके रेफरल लिंक से क्रिप्टो ऐप का लिंक डाउनलोड कर लिया और क्रिप्टो ऐप में निवेश कर दिया। आज के दिन की कंडीशन ये है कि मार्केट तो क्रैश है ही है क्रिप्टो का, वो जो ऐप है, वो जो कंपनी है, वो बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है एंड ऑल द मनी ऑफ एवरीवन इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है? ना एक और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो लॉक इन स्कीम्स। लॉक इन स्कीम से दूर रहें। लॉक इन स्कीम क्या होती है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप समझ जाएँगे। मेरा वही दोस्त कैलाश, बैंक गया, बैंक में किसी ने उसे रोक लिया, बोले सर ये स्कीम देते हैं आपको। आप क्या करें कि 1 लाख रुपए निवेश करें, सालाना प्रीमियम 10 साल तक आप निवेश करते रहें और फिर उसको आपको इतना पैसा मिलता रहेगा एक्स, वाई, ज़ेड। अब कैलाश ने कुछ साल तो पैसे दिए, चौथी साल उसको ज़रूरत पड़ी पैसे की, उसने घर बनाना था। तो अब वो जब पूछने गया स्कीम के बारे में तो वो लॉक इन स्कीम थी। दैट मीन्स वो पैसा जब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाल सकते हो, वो लॉक इन स्कीम में फँस चुका है। वो सेट पीरियड तक उसमें रहेगा, आपको हर साल वो पैसा देना पड़ेगा और 10 साल, 5 साल, 15 साल जो भी उस स्कीम की टीएनसीज़ हैं, तब तक वो उसमें पड़ा रहेगा। आप उसको निकाल भी नहीं सकते, आपको डालना और पड़ेगा उसमें, नहीं तो वो स्कीम एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरह की कोई भी स्कीम आपके पास कोई भी एजेंट लेके आता है, आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे कोई आपको मिल जाता है और आपको बोलता है कि सर इतने साल तक ये करिए, इतने साल के बाद आपको ये मिलेगा। तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले ये सवाल करिए कि आप उस स्कीम से कभी भी आपकी मर्ज़ी से जब आपको पैसे की ज़रूरत हो बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अगर आप उस पैसे बाहर नहीं निकाल सकते अपनी मर्ज़ी से, तो फिर आपका पैसा वहाँ फँस चुका है। तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज़ स्कीम्स। एक और चीज़, अपना पैसा खराब ना करें। बहुत पैसा मेहनत से आता है, दूसरे को देख के, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को देख के बड़ी गाड़ी लेना, उससे बेटर फ़ोन खरीदूँगा, 1 साल पुराना फ़ोन हो चुका है, नया अपग्रेड मॉडल आ गया है, कंपनी का काम बेचना है, ज़रूरी थोड़ी ना आप उसको खरीदें। अगर आपका काम चल रहा है तो आप चलाएँ, ठीक है ना?
दूसरों को देख के शो ऑफ के चक्करों में मेहनत से कमाया हुआ पैसा को खराब ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी ये। इसी तरीके से दूसरी चीज, अपने पैसे को सेव भी ना करें। सेव का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बचाएं नहीं, सेव का मतलब ये है कि उसको अपने सेविंग अकाउंट में सेव ना रखें। पैसे को पैसे का काम करने दीजिए, पैसे से पैसा बनाइए, पैसे को निवेश करिए। आप उसको एफडी में डाल के रख रहे हैं, सेविंग अकाउंट के 4% के उसमें रख रहे हैं, तो वो पैसा कुछ बन नहीं रहा है, वो घाटा है, वो मैथ्स है बहुत सारी। मैं प्रद्युम्न से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जितने भी हमारे अभी आज के स्पीकर्स हैं उनका अलग अलग सेशंस रखिए, बिकॉज 20 मिनट्स इज वेरी लेस। मैं मैथ्स पे नहीं जाऊंगा आज, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट टिप्स दूंगा जो आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि मुझे करना क्या नहीं है। एक और चीज, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से लोग सब परेशान है, फोन आते रहते हैं, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, वो इंश्योरेंस ले लीजिए। इससे लोग को क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया है कि इंश्योरेंस इज बैड। मैं बोलूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो इंश्योरेंस है। एक सही इंश्योरेंस, एक सही चीज के लिए इंश्योरेंस, एक सही अमाउंट का इंश्योरेंस, एक सही कंपनी से इंश्योरेंस। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर बाद। दूसरी चीज, क्या नहीं करना है, न्यू एज इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। आपके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन्वेस्टमेंट प्लान्स है ना, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपीज हैं, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। तो आपको क्यों जाना है एनएफटीज पे, क्यों जाना है आपको क्रिप्टो पे? ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ये जब क्रैश होंगे आपको इनको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा कैपिटल गायब हो जाएगा। 50% नहीं, 90%। तो इनसे बचें। आपको जो पहले से चीजें पता है, जिनका इंफॉर्मेशन है, जिनका नॉलेज है, तभी कहता हूं दूसरों के कहे पे ना जाएं, पहले समझें, सीखें और फिर निवेश करें। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, एक और चीज, कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट में ना करें, मतलब सारा ही पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, सारा ही पैसा इक्विटी में डाल दिया, सारा ही पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया, सारा ही पैसा गोल्ड में डाल दिया। ये बहुत बैड डिसीजन होगा। अगेन मैं कैलाश का एग्जांपल दूंगा, जब से उसकी जॉब लगी है वो गोल्ड खरीद रहा है, एंड दैट टू फिजिकल गोल्ड। जाता है, सैलरी इंक्रीमेंट आता है या साल एक खत्म होता है, वो एक 10 ग्राम का या 5 ग्राम का सिक्का या गोल्ड का खरीद लेता है। पहली बात तो इसमें एक और टेक्निकल डिफेक्ट है, पर वो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, ये इन्वेस्टमेंट बहुत बैड इन्वेस्टमेंट के तौर पे बोलूंगा मैं इसको। ये उसकी वाइफ के लिए अच्छा हो सकता है, पर एज एन इन्वेस्टमेंट टूल इट इज अ वेरी बैड बैड ऑप्शन। ठीक है, ये तो मैंने बोला क्या नहीं करना है। अब हमें करना क्या है? अच्छा प्रद्युम्न, इफ आई एक्सीड माई टाइम लिमिट प्लीज डू टेल मी। अच्छा, अब बात करते हैं हमें करना क्या है। जितना जल्दी हो सके हमें निवेश करना है। जल्दी का मतलब, आपकी पहली सैलरी आई है, आप उससे एंजॉय जरूर करें, पर निवेश पहली इन्वेस्टमेंट पहली सैलरी से करें। वो कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं पहली सैलरी तो बहुत कम होती है, गुजारा ही नहीं चल पाता है। तो मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी तो 1,000 रुपए से शुरू होती है। आपको कोई नहीं रोक रहा। मुझे पता है प्रॉपर्टी महंगी है, मुझे पता है रियल एस्टेट या गोल्ड बहुत कॉस्टली है, 60,000 रुपए गोल्ड चला गया है। पर म्यूचुअल फंड की एसआईपी 1,000 रुपए से शुरू होती है, आपको किसी ने नहीं रोका। बस आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका मन पक्का होना चाहिए, आपको शुरू करना है। जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगे, जैसे जैसे आपकी जॉब होती जाए, जैसे जैसे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होते जाए, आप उस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए, म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाइए। और भी दूसरे एसेट्स हैं जो आपको पहले रोक रहे थे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, उनमें पैसा डालिए। आप गोल्ड में पैसा डालिए बाद में, पर निवेश करते रहिए। साल दर साल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके साथ साथ अपना निवेश के अमाउंट को भी बढ़ाइए। फिक्स मत रखिए कि आपने एक एसआईपी 5 साल पहले 5,000 की शुरू की थी तो उसी में काम चल जाएगा आपका जीवन भर। ये गलत रहेगा। या आपने एक बार 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया था, उसके बाद बोला ठीक है वो तो 30,000 का खरीदा था, 50 का हो गया, पर वो कितना हुआ? 20,000 रुपये तो मिला आपको। सिग्निफिकेंट अमाउंट थोड़ा बन पाया उससे आपका। एक और चीज, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ नहीं आती है, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप अपने एडवाइजर से हेल्प लीजिए। और आपका एडवाइजर नहीं है तो एडवाइजर को बनाइए। मेरे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी इस चीजों में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेहनत का पैसा है, इनको खराब मत करिए। आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के, आप इसी से चीज से आपको समझ में आ जाएगा आपका आंसर क्या है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो 3 तरह की चीज की जा सकती है। पहली चीज, आप खुद का इलाज खुद करें। दूसरी चीज, आप केमिस्ट के पास जाके उससे दवाई मांगे। और तीसरी चीज, आप डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। यही आपके फाइनेंशियल हेल्थ का भी एग्जाम्पल बन जाएगा। शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा, सैलरी आई है आपकी, उसको एंजॉय करिए, इन्वेस्ट भी प्रॉपरली किए। मतलब मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि वो क्या बोलते हैं कि ऐसा करिए, आप 500 रुपए का पिज्जा मत खाइए संडे को, आप उस 500 रुपए को एसआईपी में कन्वर्ट कर दीजिए।
आप कार मत खरीदिए, कार एक डेप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट होता है आपका, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट करता है। आप फ़ोन मत खरीदिए, फ़ोन के कंपनी में निवेश कर दीजिए पैसा, उसको उसके स्टॉक खरीद लीजिए। घर मत खरीदिए, किराए के घर में रहिए और उससे जो पैसा बच रहा है उसको निवेश कर दीजिए। हॉलिडेज़ पे मत जाइए। ये सब इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं इससे बिल्कुल राय नहीं रखता हूँ। ये सब चीज़ें आप एन्जॉय करें, समय रहते करें, आपका सही टाइम आता है तब करें, पैसा बचा के करें, पर इसके साथ इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितना ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। लाइफ़ एक ट्रैक पे नहीं चल सकती, इसको आपको समझना पड़ेगा। लाइफ़ के बहुत एस्पेक्ट हैं, वो सब कवर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है? जैसे हेल्थ के इतने सारे एस्पेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, आज पहली बार कुछ लोगों ने तो पहली बार नाम सुने होंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और अब फाइनेंशियल हेल्थ और मेरे बाद सेक्सुअल हेल्थ भी आएगी। जब इतने एस्पेक्ट हेल्थ के हैं तो वैसे ही आपकी सैलरी के भी बहुत आयाम हैं, उनको सबको यूज़ करना है आपको। एक बहुत ज़रूरी चीज़, इससे प्रद्युम्न और मेरे बहुत सारे स्पीकर्स भी हामी भरेंगे। आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है और जो मैं अभी कर रहा हूँ, दिस इज़ माय सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरीके से प्रद्युम्न भी जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, उसको आप मनी मिंटिंग स्किल में डालिए। आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, एनीथिंग। पर देयर शुड बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास आज नहीं है तो बनाइए उसको, सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी मेन स्ट्रीम सैलरी के अलावा कुछ और भी पैसा आपके घर में आ सके। एक और पॉइंट, जब पहली सैलरी आती है तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद को, वाइफ को, दोस्तों को पार्टी देते हैं, गिफ्ट देते हैं। मैं कहता हूँ आप सबसे पहले अपने आप को गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट क्या हो सकता है? एक छोटा-सा निवेश एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, एक बहुत बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान, चाहे वो हेल्थ का हो या वो लाइफ का हो। अब मैं आऊँगा इंश्योरेंस पे, वो पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड है और एक तरह से बोलें स्टिग्मेटाइज़्ड है, क्योंकि सबको लगता है कि पता नहीं ये तो सिर्फ़ स्कीम है, कमीशन कमाने की चीज़ है, हमारे किस काम की है। मैं बात स्टार्ट करूँगा हेल्थ इंश्योरेंस से। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू सब समझ गए होंगे कोविड के टाइम पे। जब एक-एक एडमिशन पे 5 लाख का बिल, 10 लाख का बिल आ रहा था। मेरे खुद के मेरे बहुत क्लोज़ फैमिली मेंबर में एक बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट हुए थे। बस उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पास एक अच्छा इंश्योरेंस था, तो फिर भी उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ा, पर स्टिल 10 लाख का बिल था वो उसमें बच गए। तो मैं तो आपसे ये पूछूँगा कि कोविड में अगर आपने किसी ने भी एडमिशन कराया है अपने फैमिली मेंबर का, अगर आपने पैसा जेब से दिया है, अपना खाते से दिया है, तो आपको ज़रूरत महसूस हुई होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस होता तो कितना अच्छा होता। और जिस व्यक्ति ने वो बिल पेमेंट इंश्योरेंस के थ्रू किया है, उसको मैं बधाई दूँगा कि वो उसका बेस्ट डिसीज़न था। दूसरी चीज़ लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो मेरे किस काम का? मैं तो मर जाऊँगा, मेरे तो किसी वैल्यू का ही नहीं है, ये तो मेरे पीछे से काम आएगा। पीछे से भी काम किसके आएगा? आपकी फैमिली मेंबर्स के ही आएगा, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स पे ही आएगा। फैमिली में किसी का लॉस परमानेंट होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। पर मुझे ये बताइए कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आपको कुछ हो जाता है, तो आप पीछे से क्या छोड़ के जा रहे हो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए? आप क्या सुकून में हो? कि यार हाँ, अगर मेरे को किसी दिन कुछ हो गया, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ हो गया वो बता के नहीं होगा कुछ, ठीक है ना? तो अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी नहीं दे के गए हो, आपने ठीक है पैसा बनाया होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, एसेट्स होंगे, बैंक अकाउंट होंगे, पर एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान होगा, तो आप करोड्स ऑफ मनी छोड़ के जाओगे अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, जिससे वो स्टेबल रहेंगे। आप उनसे पूछिए कोविड में, ये बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ होगी बात करने के लिए और सुनने के लिए, पर मैं आपसे उनसे पूछूँगा जिनके फैमिली मेंबर्स चले गए। उनकी फैमिली आज तक स्टेबलाइज़ नहीं हो पाई है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अब उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। पर अगर उनके पास एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस होता, तो एट लीस्ट, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगा, पर एट लीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकते थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इंश्योरेंस में, चाहे वो कोई भी तरह का इंश्योरेंस हो। और इंश्योरेंस की बात मैं देखिए बोल रहा हूँ कि 2 ही तरह के इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ एंड हेल्थ। हिंदुस्तान की विडंबना देखिए कि कार इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया हुआ है, इसलिए आप लोगों के पास है। पर आप सोचिए कि की कीमत ज़्यादा है हमारी लाइफ से।
लाइफ का इंश्योरेंस किसी के लिए नहीं, किसी के पास नहीं है, मैं जानता हूँ। और होगा तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का होगा। क्या ये सफिशिएंट है 30 लाख ऑफ इंश्योरेंस आज के टाइम पे? नहीं है ना। इंडिया की गवर्नमेंट ने कार इंश्योरेंस को कंपलसरी किया हुआ है और लाइफ और हेल्थ को छोड़ रखा है। एक और इम्पोर्टेंट, सस्ता इज नॉट ऑलवेज अच्छा। बहुत लोग सबसे चलो कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बताया है आज राठौड़ ने, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। गूगल किया, वो क्या इतनी वेबसाइट आती है आजकल, एग्रीगेटर है, ढूंढा, चार उसमें निकल के आ गई प्रीमियम सबसे चीप, अरे ये 5,000 वाला, ये सबसे, इसको कर लेते हैं। आपको पता है 50 पेज की टीएनसीज होती है। उस 50 पेज को आप कभी पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और जिस दिन आपका यूज में लेना होगा इंश्योरेंस, उस दिन आप बोलेंगे अरे यार ये तो था ही नहीं इसमें। कंपनी बोल देगी सर ये तो टीएनसीज में है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो इन सब चीजों से बचिए, आपको समझ में भी नहीं आएगा आप किस फेयर में पढ़ने वाले हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक फ्रेंड के फादर की सर्जरी हुई थी हर्निया की, मेदांता दिल्ली में, 5 लाख का बिल आया था। आप, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में होंगे, उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस फ्री देती है। वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। अब इस तरह के बिल्स आएंगे आपके, तो क्या वो सफिशिएंट है आपको कवर करने के लिए? आप सोचिएगा इस बारे में। मैं अपना पॉइंट खत्म करके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। एक्सपेंसेस, ये आदत मेरे को मेरे फादर से लगी है। मेरे फादर डायरी में लिखा करते थे महीने का खर्चा, और मैं ऐप यूज करता हूँ उसके लिए। उसी ऐप से मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सपेंसेस कितना है। ये आदत डालिए, ये एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ बनाएगी आपकी, आपको अच्छी हैबिट देगी। आपको पता चलेगा कि आपने खर्चा कहाँ किया है। गलत खर्चा किया होगा तो नेक्स्ट मंथ आप देख पाएंगे कि कहाँ मैं पैसा बचा सकता हूँ। शायद टाइम खत्म हो रहा है, मैं बहुत फास्टली खत्म करना चाहूंगा लास्ट के पॉइंट्स। म्यूचुअल फंड की एसआईपी सबसे जरूरी चीज है। वो एक गुल्लक की तरह मानिए आप उसको। गुल्लक में बचपन में पैसा आप डालते थे, तो वो 1 साल बाद निकाल देते तो खूब पैसा निकलता था। एसआईपी उसका अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि जब आप पैसा इसमें डालते हैं तो उतना नहीं निकलता जितना आपने डाला है, उसका कई गुना ज्यादा निकलता है। ये आपको डिसिप्लिन बनाता है। आपके खर्चे कभी कम नहीं होने वाले, आपकी तनख्वाह 25,000 से 25 लाख हो जाए चाहे, पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एसआईपी आप हमेशा करेंगे तो आपको हमेशा एक इन्वेस्टमेंट अच्छा बना के देगी बाद में। इसीलिए कहता हूं, जब बढ़ती हुई सैलरी के साथ अपने इंश्योरेंस के अमाउंट को और एसआईपी अमाउंट को, दोनों को बढ़ाएं, इग्नोर ना करें उनको। आप कार खरीदें, आप घर खरीदें, कुछ भी खरीदें, बहुत अच्छी चीज है, पर मैं बोलूंगा कि ईएमआई इतना बड़ा बर्डन ना ले लें खुद पे कि आपकी रात की नींद उड़ जाए। तो जब आप अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को, तब उसके बारे में सोचें। पहली सैलरी से ही आप ईएमआई शुरू नहीं कर दें अपनी। जब आप ले सकते हैं तब आप घर खरीदिए, जब आप ले सकते हैं तब आप कार खरीदिए, मेरा ये मानना है। लोन से बचिए। एजुकेशन लोन इज गुड, होम लोन इज वेरी गुड। उसके अलावा बिजनेस लोन इज वेरी गुड, क्योंकि वो आपकी स्किल्स बढ़ाएगा। इसके अलावा कोई लोन आपको लेना है तो प्लीज अवॉइड इट, अवॉइड इट। वो आपके लिए लाइफ टाइम बर्डन रहेगा। दो जरूरी चीज बोलूंगा मैं प्रद्युम्न, लास्ट में खत्म कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड से बच के रहिए, दो धारी तलवार है। बहुत सारे लोग, अगेन गिविंग द एग्जांपल ऑफ कैलाश, वो उसकी पूरी सैलरी पिछले महीने के क्रेडिट कार्ड के बिल में निकल जाती है, उसके बाद उसको उधारी लेनी पड़ती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर क्रेडिट कार्ड ओनर। आपको यूज नहीं करना आता है तो आप मत आदत बिगाड़िए अपनी। क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ आदत बिगाड़ने के लिए बने, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, सॉरी। सबसे जरूरी चीज, इमरजेंसी फंड। कोविड में इससे ज्यादा जरूरी चीज कुछ नहीं होगी। लोगों की सैलरी चली गई, तनख्वाह चली गई, नौकरी चली गई, सैलरी आधी हो गई, बंद हो गई। इमरजेंसी फंड क्या होता है? वो फंड जो कभी भी आपकी इमरजेंसी में काम आए। मैं बोलूंगा 6 महीने की आपकी तनख्वाह आपके खाते में, आपके सेविंग अकाउंट में एनी टाइम होनी चाहिए, ताकि कोविड जैसी सिचुएशन कभी आए तो आपको किसी आगे दूसरे व्यक्ति से उधार नहीं लेना पड़े। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट रहो 6 महीने तक अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। आप, मैं बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे, कोविड के सिचुएशन को भूलिए मत, 3 साल पुरानी ही बात है। तो एंड में अपनी करना चाहूंगा बात का, आप अपना पर्सनल एक्सपेंस करिए, अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन करिए, उसके बाद निवेश करिए। निवेश पहले नहीं होता, इन सब जरूरी चीजों के बाद निवेश होता है। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन टेकिंग द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान इन द एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है ना। एक और चीज, ड्राइविंग करनी नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जर्नी कंप्लीट नहीं करें, या घर में बैठे रहें, या रिस्क लेके गाड़ी चलाएं। इसका जरूरी एग्जाम्पल ये है
कि आप ड्राइवर रख सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ आपको पहुँचना है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये डीआईवाई जनरेशन है। डीआईवाई समझते हैं आप? डू इट योरसेल्फ। सब कुछ खुद करना है, पर सब कुछ खुद करना संभव नहीं होता बहुत बार। तो अगर किसी की हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, बिगड़ेगा, आपका नुकसान होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सो एन्जॉय योर हॉलिडे, एन्जॉय योर संडे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सॉरी कि टाइम ज़्यादा ले लिया हो तो, पर बहुत कंटेंट था। मैंने बहुत कट शॉर्ट, बहुत फास्ट स्पीड में समझाने की कोशिश करी है। और इसीलिए मैंने आपके इंट्रो में बताया था कि ऑफ कोर्स बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हेल्प्स इन व्हाटएवर ही इज डूइंग। सो आई थिंक हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फाड़ती क्या, उसी तर्ज पर डॉक्टर सिद्धार्थ राठौड़ ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारगर्भित रूप में अपनी बातें बोल दी हैं, बता दी है, डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत प्रश्न आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड, तो मैंने बॉस के व्हाट्सएप नंबर हाँ, और प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए। वो हम कॉन्टैक्ट बाद में नंबर कभी बात कर पाएँगे उसके बारे में। हाँ। जी, वो शेयर कर दिए हैं इस चैट बॉक्स में भी, और सेशन के बाद ग्रुप में भी ये सारी डिटेल्स जितने भी आज हमारे वक्ता हैं, उन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स जो-जो अलाउ करते हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे। तो जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, I'll take this opportunity to thank Dr. Siddharth Singh Rathod for taking out some of his precious time, being absolutely precise as he always is. एंड बिलीव यू मी, मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लंडर्स प्रोस्पेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव रूप में जब मैं देखता हूँ कि जो हो सकते थे वो उन्होंने रोक दिए, और जो हो चुके थे उनको काफी हद तक मैनेज किया जा चुका है। जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो भी आई होप जल्दी करवा देंगे। तो इसलिए थैंक यू सो मच बॉस फॉर ऑल द पर्सनल एंड प्रोफेशनल हेल्प, थैंक यू एवरीवन। for this wonderful guidance. This was Dr. Siddharth Singh Rathod sharing on financial health, which is another critical aspect and element of health.